दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? क्योंकि आप काफ़ी चीज़ें इसमें से सीखने वाले हो कि जो हमारा स्पेसिंग, अगर बाई चांस आप घर की स्लैब डलवा रहे हो या कुछ भी है फुटिंग है, तो उसमें बाहर की स्पेसिंग क्या देनी होती है, मतलब दो सरियों के बीच की स्पेसिंग आपकी क्या रहेगी, वो किस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। जहाँ आपको जो प्लास्टर या बेसिक नोट्स जो होते हैं एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए साइट पे जाने से पहले या किसी इंटरव्यू में बैठने से पहले, तो वो आज इस वीडियो में सीखोगे। 15 से 16 मिनट में आपके लूँगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें मैं आपको सिखा के जाने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो सबसे पहले क्या है, हमारा डाया अगर 16 mm का बार हम यूज़ कर रहे हैं, उसका हमें स्पेसिंग भी दिया हुआ 150 mm, तो हमें यूज़ करना है 20 mm का डाया। ठीक है, तो उसका स्पेसिंग कैसे निकालेंगे? सिंपल सा फंडा है ये, मतलब इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो उसका क्या फार्मूला रहता है? इंटरपोलेशन करते हैं हम D1 स्केयर, ये इसका स्केयर जो पुराना डाया होगा, डिवाइड बाय स्पेसिंग इक्वल टू D स्केयर, मतलब जो नया डाया आपको यूज़ करना है वो डिवाइड बाय स्पेसिंग, मतलब जो आपको निकालनी है। ये आ गया। तो पुराना वाला डाया कौन सा हमारा 16, उसका स्केयर कर लेंगे डिवाइड बाय स्पेसिंग। फिर क्या करेंगे, D और जो हमें नया डाया यूज़ करना है सरिये का 20, इनको उसका स्केयर और स्पेसिंग ये आ गया। तो इसको हम क्लियर करेंगे, 256 इसका स्केयर करेंगे, इसका डिवाइड बाई ए और 400 ए, और इसका जो डिवाइड करके क्या है हमारा 1.706 और ए 400 डिवाइड बाई ए। तो S2 हमारा कितना आ गया, इसको यहाँ ले आएंगे तो हमारा S2 मिल गया 234 mm आप स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपको ये स्टील मतलब यूज़ करना है वहाँ पे 20 mm का, अगर 16 mm का ख़त्म नहीं है, जहाँ ऐसे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दूसरा फार्मूला भी सिंपल, अगर डायरेक्ट निकालना हो तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। S1 का सीधी स्पेसिंग डालोगे, आपका कितना स्पेसिंग है 150, D2 हमारा 20 और D1 आप उसको डिवाइड कर दोगे तो ये थोड़ा कम आता है स्पेसिंग इसमें लगभग 200 mm आएगा आपका। तो इस फार्मूले से इससे भी निकाल सकते हो। तो इजीली आप मतलब कहीं भी किसी बार का स्पेसिंग आप निकाल सकते हो। जो मोटार रहती है मैसनरी या प्लास्टर वर्क के लिए, उसकी रेशियो हम किस किस हिसाब से रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, 20-30 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें आप सीखोगे, काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी ग्रो करने में। तो सबसे पहले चीज़ है 43 ग्रेड जो रहता है और OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, वो किसको कंफर्म होना चाहिए, मतलब IS कोड 8112 जो है उसके हिसाब से हमें वही यूज़ करने जो उसकी स्पेसिफिकेशन उसमें कहीं होंगी। अगली चीज़ है जो हम स्टोन मैसनरी करते हैं, उसमें हमें जो मोटार यूज़ करनी होती है सीमेंट मोटार, उसकी हमें रेशो क्या रखनी होती है। ये रेशो जरूर नोट करके रखना, क्योंकि आप भी घर का काम करवाओगे या एज ए सिविल इंजीनियर जब साइट इंजीनियर साइट पे काम करवाओगे तो आपको ये रेशो पता होनी चाहिए, और इंटरव्यू में भी कभी कभार पूछी जाती हैं। तो जो सीमेंट मोटार होती है, अगर ब्रिक वर्क का हम करवा रहे हैं 1:4 की हमें करनी है। और अगर ब्रिक वर्क हम बिल्डिंग की कर रहे हैं उसमें भी हमारा जो 1 वॉल ब्रिक है, अगर सिंगल मतलब 5 इंच की वॉल हम कर रहे हैं तो 1:4 आपको यूज़ करनी है। अगर हम पिलर हाफ कर रहे हैं, ब्रिक वॉल, हनी कॉम्ड कुछ भी है कंक्रीट ब्लॉक में, तो हमें 1:4 की यूज़ करनी है। बाकी अगर हम बात करें, अगर हम एक्सटर्नल प्लास्टर करने चाहते हैं 20 mm का हम थिक एक्सटर्नल प्लास्टर कर रहे हैं 2 लेयर में, तो आपको क्या रेशो रखनी है, 20 mm कर रहे हैं तो जो हम 12 mm का पहली लेयर मारेंगे, पहला कोट मारेंगे, उसमें आपको 1:5 रखनी है। फिर फिनिशिंग कोट जो आएगा 8 mm का, उसमें 1:3 आपको यूज़ करनी है। अगर हम सीलिंग का 6 mm का थिक प्लास्टर कर रहे हैं तो उसमें हमें 1:3 रखनी है। 1 हो गया सीमेंट और 3 हो गया सैंड, मतलब एक बैग अगर हम सीमेंट का यूज़ करते हैं तो उसमें हमें 3 बैग किसमें सैंड डालनी पड़ेगी। अगली चीज़ है पॉइंटिंग जो करते हैं हम, जो भी फिनिशिंग वगैरह कुछ करते हैं तो उसमें भी हमें 1:3 का यूज़ करना होता है। तो अगली चीज़ जो है, जो हम एक्सटर्नल प्लास्टर करते हैं उसमें आपको रैकरोन फाइबर डालना ही डालना है। अगर आपके घर में क्रैक्स आते हैं, बहुत लोगों के घर में मतलब प्लास्टर जब हो जाता है उसके बाद क्रैक्स आते हैं, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि आपने उसमें फाइबर नहीं डाला होता है। तो आपने जो कुशन देखे होंगे उसमें जो रुई होती है, वैसे ही हमारा रैकरोन 3S फाइबर आता है जिसकी 6 mm लेंथ रहती है, वो हमें मोटार में यूज़ करना होता है। क्या डोसेज रखना होगा, 0.25% हमने डालना है किस हिसाब से, सीमेंट बैग के वेट के हिसाब से, मतलब 50 × 2.25% डिवाइड बाई 100 हम करेंगे तो वो उससे हमें आइडिया लग जाएगा। अगली चीज़ आपको जो करनी है, जो भी ब्रिक आप करोगे, ब्रिक यूज़ करनी है मैसनरी वर्क के लिए, वो IS कोड 1077 के हिसाब से होने चाहिए। बर्न्ड क्ले ब्रिक होनी चाहिए और जिसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 5 N/mm स्क्वायर होनी चाहिए। और उसकी जो साइज़ होना चाहिए वो 190/90/90 का होना चाहिए। और जो उसका फ्रॉग साइज़ होना चाहिए वो होना चाहिए 100/40/10 mm का, हमें फ्रॉग यूज़ करना है।
एक काफ़ी अच्छी वीडियो है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वीडियो के साथ बने रहो, टाइम आपका जाएगा लेकिन काफ़ी चीज़ें आप सीख के इसमें से जाओगे। और ब्रिक जो भी यूज़ करनी है आपको, वो पहले पानी में सोख के रखनी है बाद 24 घंटे, फिर उसको हमें यूज़ करना होता है। अभी हम बात करते हैं सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक जो हम मैसनरी वर्क के लिए यूज़ करते हैं, तो वो किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, IS कोड 2185 के पार्ट 1 के। और जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होनी चाहिए, 5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और जहाँ भी मैसनरी और RCC का जंक्शन आएगा, दो मतलब RCC और मैसनरी होगी, वहाँ आपको क्या यूज़ करनी है, चिकन वायर मैश यूज़ करनी है, जो हम चिकन मैश यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगली चीज़ हम बढ़ते हैं ACC ब्लॉक मैसनरी की तरफ। तो AAC ब्लॉक जो आपको यूज़ करने हैं वो किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, IS कोड 2185 के पार्ट 3 के अकॉर्डिंग। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 4 to 5 मेगापास्कल इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वही आपको यूज़ करने हैं। और AAC ब्लॉक के काफ़ी आपको कमेंट्स आते हैं, सर क्रैक आ जाते हैं, उनमें क्या यूज़ करें, तो ये ज़रूर देखो, इसमें आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। और जो आपको मोटार जॉइंट रखना है वो 10 से 12 mm थिक आपको रखना है, बीच में जो मोटार हम डालते हैं 10 से 12 आपको रखनी है। और जो आपको मोटार ग्रेड यूज़ करना है 1:6 का आपको इसमें यूज़ करना है। 1 आपका OPC सीमेंट होगा और 6 आपकी सैंड आपको उसमें यूज़ करना है। और मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए वाल की, मतलब एक दिन में 6 ब्लॉक से ज़्यादा आपको नहीं करनी है, मतलब अप्रॉक्स 1200 से 1500 mm ही दीवार एक दिन में करनी है। अगर ज़्यादा करोगे तो क्रैक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ब्लॉक लेइंग कैसे करनी है आपको, तो उसमें आपको प्रॉपर प्री वेटिंग आप RCC स्ट्रक्चर, मतलब जो भी जिस RCC स्ट्रक्चर पे आप वो ब्लॉक चढ़ा कर रहे हो उसको पहले बिल्कुल अच्छे से गीला कर देना है, वो सुखा देना है, फिर उसके बाद उस पर वो करनी है। और क्यूरिंग की अगर बात करें, काफ़ी कमेंट आते हैं सर क्यूरिंग करनी चाहिए AAC ब्लॉक की कि नहीं, तो क्यूरिंग जो होती है वो आपको सिर्फ किसकी करनी है, जॉइंट्स की। मतलब जो AAC ब्लॉक को तो कोई ज़रूरत नहीं है क्यूरिंग की, लेकिन आपने जो मोटार बीच में यूज़ की है उसकी क्यूरिंग आपको करनी पड़ेगी। तो एक स्प्रिंकलर मार के आप कर सकते हो। और इसकी अगर हम बात करें, जो भी आप जंक्शन रहेंगे मैसनरी और RC बीम के, उसमें चिकन मैश आपको यूज़ करनी ही करनी है। और जो भी हम इलेक्ट्रिकल और सैनिटरी के लिए, मतलब प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक के लिए जरी पाड़ते हैं मतलब दीवार में, तो वो जो भी वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी तो उसको आपको अच्छे से करने हैं, मतलब 1/3 वॉल थिकनेस से ज़्यादा उसको नहीं करने हैं। और उसको जब फिल करोगे आप 1:6 का आपको उसमें मोटार डाल के अच्छे से वायर मैश लगा के प्लास्टर कर देने। और अगर हम फ्री स्टैंडिंग करें 100 mm थिक पार्टीशन वॉल की, वो भी आपको उसमें 8 पार्टीशन वॉल मतलब RCC बैंड डालें। हर 1500 mm के बाद आपको वहाँ एक बैंड जो होता है कंक्रीट बैंड, में वीडियो पहले लाया भी था इस पर, वो डालना ही डालना है। फिर अगर हम बात करें, अगर कोई भी मूल्यन है जहाँ बॉन्ड बीम है, उसमें भी आपको जो वायर मैश रहती है उसके साथ जॉइंट बना के बनाना है। और बॉन्ड बीम या टाई बीम है वो आपको कंक्रीट कौन से करना है, M20, और मूलियन है तो M20 कंक्रीट आपको यूज़ करना है। अगर हम बाद में उस पर प्लास्टर की बात करें, तो आपको जो एक्सटर्नल प्लास्टर करना है, फर्स्ट कोड आप 12 से 15 mm का डालना है और उसकी रेशियो रहनी चाहिए 1:5। और सेकंड कोड जो आपको डालना है 8 से 5 mm का रहना चाहिए, उसकी रेशियो होनी चाहिए 1:4। और इंटरनल प्लास्टर के लिए आपको क्या करना है, 12 mm थिक आपको डालनी है और 1:4 उसकी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं एक्सक्वेशन या अर्थवर्क के बारे में। तो जहाँ भी ब्लैक कॉटन सॉइल होगी प्लिंथ के नीचे या पेविंग के नीचे, तो आपको वो निकाल देनी है, हार्ड तक जाना है। उसके बाद जब आप फिलिंग करोगे, आपको ब्लैक कॉटन सॉइल कभी भी फिलिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है और क्रैक्स सबसे ज़्यादा घर पे तभी आते हैं। तो उसमें आपको मोरम सॉइल ही फिलअप करनी होती है। और जो भी बैकफिल हम करेंगे मुरम, उसको 200 mm की लेयर में आपको डालना है और उसको प्रॉपर कंपैक्शन करना है। और उसकी सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट FDD फील्ड ड्राई डेंसिटी हमें चेक करनी है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से, तो वो हमारी 95% आनी ही आनी चाहिए। और मैं कल इस पे वीडियो ले आया था FDD कैसे करते हैं हम सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से, वो वीडियो भी आपको ज़रूर देखनी है। और आपको जो भी टैंपिंग के लिए रोलर हैं वो करना है, मैकेनिकल हैमर वगैरह से टैंपिंग अच्छे से, कंपैक्शन अच्छे से नहीं होती है। और बैकफिल में कोई भी बोल्डर या लम्प्स या कोई भी फॉरेन मटेरियल और ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होना चाहिए। फिर हम बढ़ते हैं फॉर्मवर्क की तरफ। तो फॉर्मवर्क जो आपने यूज़ करनी है, वो जब उसकी कंक्रीटिंग होने से पहले उसमें कोई भी टाई वायर, डर्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आपको जो डीशटरिंग करनी है वो आपको, अगर आपके वॉल कॉलम में वर्टिकल फेस कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है, उसका आप 24 से 48 घंटे के बाद फॉर्मवर्क खोल सकते हो, डीशटरिंग कर सकते हो। और अगर स्लैब है, तो अगर स्लैब आपकी
4.5 मीटर तक है तो 7 दिन के बाद आप उसकी डीशटरिंग कर सकते हो। और अगर आपकी 4.5 से ज़्यादा है तो 14 दिन मिनिमम आपको वो शटरिंग रखनी है। और बीम की जो प्रॉप्स होती हैं वो अगर स्पैन आपका 6 मीटर तक है तो आपको 14 दिन बाद उसकी प्रॉप्स हटा सकते हो। लेकिन अगर स्पैन 6 मीटर से ज़्यादा है तो 21 दिन तक आपको नीचे टेका या प्रॉप्स जिसे हम बोलते हैं वो रखनी है। और स्लैब के नीचे अगर 7 दिन बाद आपने मतलब डीशटरिंग करके 3 दिन तक आपको मतलब स्लैब के प्रॉप्स रखने हैं। ये हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है लेकिन काफ़ी चीज़ें इसमें से आप सीख के जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन और एक साथ आपको कभी नहीं मिलेंगी ये। तो कंक्रीट की अगर हम बात करें और उसमें हमारा रह गया डीशटरिंग में, और बीम की जो सॉफिट्स होती हैं मतलब उसका बॉटम होता है वो आप 7 दिन के बाद हटा सकते हो, लेकिन नीचे आपको प्रॉप्स या टेका लगा देना है। और कैंटिलीवर पोर्शन कोई भी है उसको 14 दिन या 21 दिन के बाद आपको हटाना है, और ड्राइंग में वो मेंशन भी रहता है। अगला कंक्रीट अगर जहाँ भी हमने करना है, हमें क्या करना है 43 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट करना है, जो किस IUS कोड के हिसाब से होना चाहिए 8112, और 53 किसके हिसाब से होना चाहिए IS कोड 12269 के हिसाब से होना चाहिए। और IS कोड आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी फ्री में मिल जाएंगे, वो भी देख सकते हो। और जो भी एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं वो प्रॉपरली शेल कंपेली होने चाहिए। किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए IS कोड 2386 या IS कोड 383 के हिसाब से होने चाहिए। और ये IS कोड भी पढ़ सकते हो आप, उससे आपको आइडिया और ज़्यादा लग जाएगा कि एग्रीगेट का सीमेंट का क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या है, क्या सब चीज़ें पता चल जाएंगी। इससे आपको ये चीज़ें मैं जो बोलते जा रहा हूँ वो नोट करते जाओ। अगली चीज़ है, जो भी एग्रीगेट हम यूज़ करेंगे वो क्लीन, हार्ड, ड्यूरेबल होना चाहिए और इंश्योर और इम्परवियल होना चाहिए। कोई पानी सोखने वाला नहीं होना चाहिए, मतलब एक अच्छा वो होना चाहिए। और एडमिक्सचर के साथ जो वो केमिकल कुछ भी रिएक्शन ना करें, ऐसा आपको यूज़ करना है। और कंक्रीट अगर हम बात करें, कंक्रीट मिक्स जो आपको यूज़ करना है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर रहता है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, उसमें M25 से M30 हमें यूज़ करना होता है। और ब्लाइंडिंग PCC के लिए हमें M10 यूज़ करना है। और प्री कास्ट अगर हम करवा रहे कुछ चीज़ तो M35 ग्रेड हमें उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा। अभी रैक्रॉन 3S जो 1-2 फाइबर है वो हमें 875 ग्राम पर क्यूबिक हमें यूज़ करना है कंक्रीट में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें वाटर जो आपने यूज़ करना है इसमें कंस्ट्रक्शन में, वो आपका किसे डर्ट फ्री होना चाहिए, केमिकल फ्री होना चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल फ्री होना चाहिए, और IS कोड 456 क्लास 4.3 से अकॉर्डिंग होना चाहिए। और टेस्टेड किसके हिसाब से करना है आपको IS 3025 के हिसाब से टेस्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। और आपको जो भी ग्राउटिंग करनी है, बोल्ट की ग्राउटिंग करनी है, स्ट्रक्चर की ग्राउटिंग करनी है, तो वो कैसी नॉन श्रिंक फ्री फ्लो सीमेंटेस ग्राउट होनी चाहिए, या फॉसरॉक की होनी चाहिए, या सिक्का की, या इसके अकॉर्डिंग जो भी कंपनी। और उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर मीटर, तो स्क्वायर मिलीमीटर। तो ये हो गया। फिर हम रीइंफोर्समेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो रीइंफोर्समेंट में क्या है, जो भी आप रीइंफोर्समेंट यूज़ करोगे वो IS कोड 1786 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और FE जो 500 अगर 8 mm का, 10 mm का, 12 mm का सरिया यूज़ कर रहे हो तो वो FE 500 होना चाहिए। अगर हम 16, 20, 25, 32, 40 mm का यूज़ कर रहे हैं तो FE 500D वो होना चाहिए। और जो बाइंडिंग वायर हम यूज़ करेंगे उसका गॉज होना चाहिए 18 SWG 1.22 mm सॉफ्ट एंडल स्टील वायर हमें यूज़ करनी होती है। और अगर हम कवर की बात करें तो हमें रीइंफोर्समेंट में कितना कवर प्रोवाइड करना होता है, बॉटम और फाउंडेशन है नीचे फाउंडेशन, उसमें हमें 50 mm यूज़ करना है या 75 mm। बाकी अगर कॉलम बीम है उसमें 50 mm, और स्लैब और स्टेयर केस के लिए हमें 30 mm कवर ब्लॉक यूज़ करना होता है। ओनली PVC कवर ही आपको यूज़ करना रहेगा। और जो भी हम लैब करेंगे किसी में, बीम में, कॉलम में, स्लैब में, वो 50% मतलब 50D के हिसाब से हमें लैब प्रोवाइड करना होता है। और ऑल लैब्स मिनिमम भी ऑफ 47 टाइम ऑफ वार, मतलब 47 से लेके 50D अगर आपका रहता है वो एक्सेप्टेबल है। चेन लिंक फेंसिंग का इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका मैं जब लाइव वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं आपको क्लियर करूँगा। चेन फेंसिंग का रहने देते हैं। अभी हम बढ़ते हैं मेन हमारा वाटर प्रूफिंग की तरफ। तो टेरेस पे जो भी वाटर प्रूफिंग हम करते हैं वो ब्रिक बेड कोबा एक अच्छा रहता है, अच्छी फिनिशिंग के साथ हमें प्रोवाइड करना होता है। और उसमें जो आप इंटरनल वाटर प्रूफिंग करोगे कंपाउंड, वो आपको कोनाप्लास्ट यूज़ करना है, फोसरॉक का या सिक्का का। चीज़ नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको जो कोई भी इंटरव्यू होता है या कहीं भी आपको एब्रीवेशन आनी चाहिए। तो TOC क्या होता है हमारा, टॉप ऑफ कंक्रीट। HPP क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पेविंग। ये लिख के भी रखो, काफ़ी काम आएंगी आपके साइड पे जाके ड्राइंग रीडिंग में। तो FFL क्या होता है, फिनिश फ्लो लेवल। UNO क्या होता है, अनलेस नोटेड अदरवाइज।
फिर TYP क्या होता है, टिपिकल, DNO होता है हमारा फाउंडेशन, NTS होता है नॉट टू स्केल, NF होता है नियर फेस, FF होता है फेयर फेस, और EF होता है ईच फेस, EP होता है एम्बेडेड प्लेट, AB होता है हमारा अल्टरनेट बार, TOS होता है टॉप ऑफ स्टील, HR होता है हैंड ड्रिल हमारा। और सेंटर लाइन की कैसे होता है, AC, उसके ऊपर L ऐसा, और स्पैन का कैसे दिखाया होता है, ऐसे, और सेक्शन का दिखाया होता है ऐसे से O, और ड्राइंग नंबर का ऐसे, और ग्रिड फ्लोरिंग का ऐसे, और ड्यूरेबल प्लेट यहाँ कोई चेकर प्लेट होगी उसका ऐसे। तो इसमें US क्या होगा, अंडर साइड, UG होगा अंडरग्राउंड, GA होगा जनरल अरेंजमेंट, RC होगा इन्फोर्समेंट कंक्रीट, CC होगा सेंटर टू सेंटर, SOP होगा सेटिंग आउट पॉइंट, TOP होता है टॉप ऑफ पाइप, DIE होता है डायमीटर, BOP होता है बॉटम ऑफ पाइप, DRG होता है ड्राइंग, IP होता है स्टील इंसर्ट प्लेट, EL होता है एलिवेशन, मैक्सिमम, मिनिमम, W वर्क पॉइंट। ये एब्रीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा काम आती है सिविल इंजीनियर्स के, तो ये भी आपको याद रखनी है। तो काफ़ी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी ऐसी आपको, और यही चीज़ हमारी वेबसाइट पे जल्द मैं अपलोड करूँगा, तो वेबसाइट को भी चेक करते रहना। 2-3 डेज़ में ये मैं अपलोड कर दूँगा। तब तक आपने जो नोट किया उसकी रिवीजन करो, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी काम आएगा और ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा काम आपके आने वाला है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जॉब के लिए नया चैनल जो बनाया है सिविल इंजीनियरिंग जॉब, उसका सब्सक्राइब करो, डेली जॉब अपडेट उसमें आ रहे हैं। थैंक यू गाइस।